वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पिछले पार्ट में हमने देखा था इबो जहान को समझा रहा होता है कि तुम मेरे घर चलो, मेरे अंकल तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट में हम देखते हैं जहान बहुत टेंस और नर्वस होता है, इबो के साथ नीचे उतर रहा होता है। तभी इबो उसकी कार दिखाता है जहाँ उसने पार्क की होती है। ब्लैक एसयूवी होती है और उसमें टेंस विंडोज और कर्टन भी लगाए होते हैं, जबकि इमरजेंसी में लगाने की ज़रूरत पड़े। क्या इबो को डे लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे जल्दी से कार में बैठना चाहिए, यह सोच रहा होता है। जहान को पता है कि उसने जो भी आज एक्सपीरियंस किया है उससे उसकी पूरी लाइफ उलट पुलट हो जाएगी। क्या वो यह सारी चीज़ों के लिए तैयार है? क्या वो एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार है? क्या उसकी पूरी लाइफ झूठी? इबो कार चलाता हुआ सिटी के रास्तों से दूर चला आता है। जहान जितने दूर सिटी से जा रहा था उतना ही ज़्यादा रेसलेस हो रहा था। वो कहाँ पे जा रहा है, उसके लिए वहाँ क्या वेट कर रहा है, कौन सा सच उसका वहाँ पे वेट कर रहा है और वो क्या इसे डील कर पाएगा। दूर आकर इबो ने अंकल को बताया कि जहान उसके साथ ही आ रहा है और वो कुछ सवाल पूछना चाहता है। अंकल थोड़े से भी सरप्राइज नहीं हुए। उसने सुना कि हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा डिनर पर। और इबो तुमने तो 2 दिनों से खाना नहीं खाया है ना। जहान सोचता है उनका क्या मतलब है, हम क्या वहाँ पे और भी वैम्पायर है? क्या वो वैम्पायर के घर जा रहा है? शायद वो सब उसे खा ही ले, इसलिए कि जो चीज़ें उसे भूलनी चाहिए वो उसे अब याद आ रही है। लगभग 1 घंटे से वो रास्ते पे अपनी कार चला रहे होते हैं। तभी जहान इबो के आंखों में देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी चमक रही होती है। वो तभी दिख रही होती है जब उसके आंखों पे लाइट पड़ती है। वो बहुत वरिड होता है। उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन उसने पहली बार इबो की आंखें ऐसे देखी। ध्यान उत्सुक होता हुआ इबो से पूछता है, तुम्हारे आंखों को क्या हुआ है? इबो के आंखों पे फिर से लाइट पड़ती है और वो फिर से चमक रहे होते हैं। डोंट वरी, यह सिर्फ मेरे सेंस है, वो बहुत शार्प है। यहाँ पर ब्लड की स्मेल आ रही है। मैंने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए वो होश में आ रहे हैं। जहान पूछता है, तुम घर तो पहुँच पाओगे ना? या इबो कहता है, क्या जहान, क्या मैं तुम पे हमला कर दूंगा और तुम्हारा खून पी जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, मैं लंबे समय तक बिना खाए हुए रह सकता हूँ। जहान कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। उसका यह पूछने का मन नहीं हुआ कि उसका ब्लड इबो नहीं पी सकता क्या। उसके दिमाग में बहुत दर्द हो रहा था और उसमें और सवाल नहीं चाहता था, इसलिए उसने नहीं पूछा। जैसे ही उनकी कार लंबे मैदानी रास्ते पे आई तभी जहान को दर्दनाक यादें आई। उस तस्वीर में एक आदमी ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते और उसमें लॉन्ग गोटी होती है और यह याद आते हुए ही उसका सिर बहुत दर्द करने लग जाता है। पहले कि वो मैदानी रास्ते के अंत तक पहुँचे तभी उनके सामने एक घर अपेयर हो जाता है। बहुत बड़ा और थोड़ी सी ही रोशनी होती है। घर के सामने बहुत पुराने पेड़ होते हैं और एक बड़ी सी डाल पे लंबा सा झूला लटका होता है। बहुत बड़े डोर के सामने आ जाता है। ड्रीम में जिस घर को उसने देखा था यह घर वही है, यह सोच रहा होता है। इबो कार को पार्क करता है घर के गैरेज में। वहाँ पे इबो की कार के अलावा और भी कार होती है। उन सभी कार में टेंटेड विंडोज होती है, जैसे कि वह जिस कार में आया है वैसे ही। दोनों भी गैरेज के एक डोर से घर में आते हैं। वहाँ ताजे पके हुआ खाने की महक आ रही होती है। यह बूढ़ी औरत शायद उनके घर की काम करने वाली होगी। इबो को ग्रीट करते हुए उसको छोटी बोतल देती है। तभी इबो उस बोतल को खाली करता हुआ उस औरत के हाथ में दे देता है। जहान ने इस कॉरिडोर को पहचान लिया है। उसे पता है कि वह कहाँ जा रहा है। जहान एक डोर पर आता हुआ रुक जाता है और पूछता है, यही रूम है ना?
या नहीं। इबो अपना सिर हिलाता हुआ बहुत सोच में होता है। जहान कमरे के अंदर देखना पसंद करता है, लेकिन इबो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो दोनों भी उस बड़े से डोर के सामने रुक जाते हैं। वो बड़े से लिविंग रूम में जा रहे होते हैं, तब जहान रुकता हुआ डीप ब्रेथ लेता है। अंदर आते हुए सुनता है कि अंदर सब हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं, डोंट वरी, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। इबो जहान की तरफ देखता है तो जहान बहुत कंफ्यूज होता है। तो इबो कहता है, तुम्हारे ब्रेथ की आवाज़ से उन्हें पता चला। जहान कहता है, हाँ मैं भूल ही गया था। जहान सोचता है, यह रूम तो जैसे ही मेरे ड्रीम में था वैसा ही है, सिर्फ बर्थडे डेकोरेशन नहीं है। वो सिर्फ 3 लोग होते हैं, बड़े से टेबल पर बैठे हुए। जहान अपनी आंखें बड़े करते हुआ देख रहा होता है, तभी इबो के पीछे छुप जाता है। एक हैंडसम आदमी उसके सामने आता हुआ कहता है, तुम जरा भी नहीं बदले। जहान उसे पहचानता है कि वो इबो के बड़े भाई है। इबो जहान का हाथ पकड़ता हुआ उस टेबल पे ले जाता है, उन सब के साथ बैठाता है। जहान एक आदमी को देखता है, जो आदमी उसे देखकर स्माइल कर रहे होते। शायद वो इबो के अंकल होंगे, यह सोचता है। जैसे उसने ड्रीम में देखा था वैसे ही उन्होंने कपड़े पहने थे। उनकी लॉन्ग बियर्ड होती है और उनके ऑपोजिट में सिचान बैठे होते हैं और उनका यंगर ब्रदर शिजोई होता है। उसने शिजोई को अपने ड्रीम में नहीं देखा है, फिर भी उसे याद है। इबो के अंकल पूछते हैं, डिनर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम्हारे सवाल पूछ सकते हो। आए होता हुआ जान अपना सिर हिलाता है और पूछता है, मैं कौन हूँ सच में? यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है अभी मेरे लिए। इबो के अंकल अपना गला साफ करते हुए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने से पहले इबो और उनके ब्रदर को बाहर जाना होगा उनके काम के लिए। डोंट वरी, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, उसके अंकल कहते हैं। जहान कहता है, लेकिन मुझे लगा यहाँ इबो रह सकता है। जहान इबो अपने ब्रदर के साथ उठ जाता है और जाते समय इबो जहान के फोरहेड पे किस करता हुआ बाहर जाता है। जहान वहाँ पे अकेला ही होता है इबो के अंकल के साथ। इबो के अंकल कहते हैं, ओके दैन, तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले शाहजहान ही है तुम्हारा नाम, नहीं बदला है अभी। तुम 25 साल के हो और छोटे वैम्पायर क्लान से तुम्हारी पेरेंट है। तुम्हारी मदर एक ह्यूमन थी जो वो किसी जंगली वैम्पायर की वजह से ट्रांसफ़र हो गई। तब उस वैम्पायर ने तुम्हारी मदर का पूरा ब्लड पी लिया था। वो मरने ही वाली थी। तब तुम्हारे फादर जंगल में पेट्रोल करने गए थे। उन्होंने उन्हें अपने घर ले आए और उनका ख्याल रखा, सिखाया कि कैसे मिक्स ब्लड पीकर वो वैम्पायर की तरह जी सकती है। लगभग उन्होंने हैप्पीली मैरिड लाइफ 100 ईयर तक थे। तब तुम्हारी मदर अनएक्सपेक्टेडली प्रेग्नेंट हो गई। तो तुम एक ह्यूमन भी नहीं हो और तुम्हारे पेरेंट, उनका क्लैन रोज़ हायर रैंक का था। वो अपने क्लैन का रिप्रेजेंट करते थे जब क्लैन की मीटिंग होती थी। जहान पूछता है, उसके बाद क्या? जब तुम 8 मंथ के थे तब तुम्हारे पेरेंट तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आए और वो होप कर रहे थे कि उन्हें पता चले कि तुम हमेशा क्यों रोते हो। दिन से रात तक तुम रोते थे, अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए। तुम्हारी मदर सबके साथ बैठी थी टेबल पे, तुम्हें अपने गोद में लेते हुए शांत कर रही थी। तभी डोर ओपन होता है और इबो वहाँ आ जाता है। वो 2 सालों से वर्ल्ड टूर पे गया था। इबो अपने रूम में जाते समय सुनता है, तब वो अंदर आता हुआ तुम्हारे पास बैठ जाता है और तुम्हारे चीक को अपने फिंगर से टच करता हुआ कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और इबो ने सबको एक्सप्लेन किया कि हम भूल रहे हैं कि वो छोटा वैम्पायर है, लेकिन उसे ह्यूमन जैसे ठंड लग रही है।
तुम्हारी पूरी बॉडी कोल्ड थी हो चुकी थी और वो सही था। हम में से किसी ने भी ये इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जब लास्ट टाइम बेबी ने जन्म लिया था तब लगभग 75 ईयर हो चुके हैं और वो हमारा सिचन था। जहान कहता है तो इसलिए मैं रो रहा था कि मुझे ठंड लग रही थी। अंकल कहते हैं नहीं, इसलिए ही नहीं। हाँ, तुम्हें ठंड लग रही थी, लेकिन तुम्हें कुछ और भी चाहिए था। जब इबो रूम से बाहर जाने लगा तो तुम फिर से रोने लगे। तब हमने रियलाइज़ किया कि तुम रोना बंद कर चुके थे। इबो टर्न होता हुआ तुमको देखता है तो तुम अपने हाथ आगे कर रहे थे, इबो के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। इबो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे चीक पे पॉक करता हुआ स्माइल करता है तो तुम्हारे मदर ने तुम्हें उसके हाथों में दे दिया। तुम उसे पकड़ते हुए अपने हेड को उसके चेस्ट पे रखता हुआ सो गए। यह देखकर हम स्पीचलेस हो गए। जब इबो ने तुम्हें तुम्हारे मदर के पास देने की कोशिश की तब तुम उठते हुए फिर से रोने लगे और उसके बाद तुम्हारे फादर ने गेस किया कि मतलब है बट तुम बट तब तुम सिर्फ 8 मंथ के थे। यह इम्पॉसिबल है। तुम्हारा मेट कैसे ढूंढ सकते हो? यूजुअली कुछ स्पेशल वैम्पायर ही अपने मेट को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी फुल वैम्पायर होना पड़ता है। तुम्हारे एज में भी बहुत डिफरेंट है, तो हमें लगा तुम्हें सिर्फ इबो पसंद है इसलिए। और उसके बाद तुम्हारे पेरेंट तुम्हें लेकर चले गए और उसके बाद तुम और भी ज़्यादा रोने लगे। तो 2 मंथ बाद वो तुम्हें लेकर यहाँ चले आए हमारे हेल्प लेने। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हम क्या कर सकते हैं। तब तुम्हारे फादर ने कहा इबो को बुलाइए और हमने वैसे ही किया। जब तुमने इबो को देखा तो तुम शांत हो गए। उसके पास जाने के लिए अपने हाथ आगे कर रहे थे। इबो ने तुम्हें अपने बाहों में ले लिया। तुम फिर से अपना हेड उसके चेस्ट पे रखते हुए सो गए। जब इबो ने तुम्हें फिर तुम्हारे मदर के पास दिया तब तुम उठते हुए रोने लगे। तो इबो ने फिर से तुम्हें अपने पास ले लिया। हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तब तुम मेट कहते हुए अपने फैंग निकालते हुए इबो को मार्क कर दिया। तुम्हारे लिप्स पर ब्लड लगा था। हम सब शॉक थे। तुम सिर्फ 10 मंथ के थे। चूज करते हुए मार्क भी कर दिया था और इबो भी स्पीचलेस हो चुका था। तुमने उसे मार्क किया है तो इसका मतलब है कोई भी उसे अपना मेट नहीं बना सकता। तुम्हारी मदर ने तो रोना ही शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था वैम्पायर्स के बारे में। मेट ढूंढना नॉर्मल है, कितना इम्पोर्टेंट है वो उसे नहीं पता था। और तुम्हारे फादर इंसिस्ट कर रहे थे कि यह लेक्चर पूरा करे इबो। तुम्हें मार्क करता हुआ इबो यह नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम छोटे थे और तुम सिर्फ बच्चे थे, तो तुम तुम्हारे मेट के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते थे। यह इबो के लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था। मीटिंग करना मेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से जेंडर का है। तब तुम सिर्फ छोटे बच्चे थे, तो इबो तुम्हारे साथ मीटिंग नहीं कर सकता। हमेशा ही 2 मेट, जो बड़ा होता है वो यंगर मेट का ख्याल रखता है। तो तुम सोच सकते हो इबो के लिए उसका मेट एक छोटा बच्चा है जिससे उसे बड़ा करना है और उसके बाद मीटिंग कर सकता है। तुम्हारे फादर को यह बातें पता थी, फिर भी वह इंसिस्ट कर रहे थे कि सारे क्लैन लीडर भी इंसिस्ट करने लगे। तो इबो ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे तुमने उसे मार्क किया है, तुम इतने छोटे होते हुए और तुम इबो से दूर नहीं होना चाहते थे, तो उसने तुम्हें मार्क किया और हमें नहीं पता था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब तुम्हें हर्ट होगा और तुम चीखोगे। इसके बदले तुम खुश हो गए और इबो को टाइटली पकड़ लिए। इबो के केयर में ही तुम्हारे पेरेंट ने उसे तुम्हें दे दिया
और तुम्हारे साथ ही रहता था दिन से रात तक और तुमसे प्यार करता हुआ जब तक तुम 4 ईयर के थे। और उसके बाद क्या हुआ, जहान पूछता है। अंकल कहते हैं तुम्हारे बर्थडे के बाद तुम्हें तुम्हारे पेरेंट के साथ जाना था। तुम बहुत अपसेट थे उस दिन और रो रहे थे, बट तुम्हारी मदर ने इंसिस्ट किया था और वो नहीं समझती थी कि मेट एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। इन 4 ईयर में भी नहीं समझ पाई थी। उन्होंने इबो को कोई चॉइस नहीं दी थी और उसे अग्री होना ही पड़ा और तुम्हें वो अपने साथ ले गई। तुम रो रहे थे। मैंने कहा था 2 मेट को दूर करना ब्रूटल है, मोर देन ए टॉर्चर। फिर भी वो तुम्हारी मदर तुम्हें साथ ले गई। 4 वीक तक इबो यहाँ सफ़र कर रहा था। वो तुम्हें वापस लाना चाहता था फिर से, लेकिन एक्साइटेड होते हुआ जान पूछता है तुम गायब हो चुके थे। हमने तुम्हारे फादर की बॉडी मिली थी उनके घर में और क्लैन मेंबर भी मर चुके थे। वहाँ तुम्हारी और तुम्हारे मदर की कोई ट्रैक नहीं था। उसने तुम्हारे फादर और सबको मार डाला और तुम्हें किडनैप कर लिया था। सारे क्लैन तुम्हें ढूंढ रहे थे और इबो वीक तक बिना खाए पिए तुम्हें ढूंढ रहा था। जैसे कि मैंने कहा था, मेट को सेपरेट करना उस पर टॉर्चर होता है। जब इबो बेहोश होता हुआ गिर गया, कुछ मंथ के लिए वह कोमा में था। जब वो उठा तब उसने बताया कि वो तुमसे कनेक्ट होता है, पर तुम उसे नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते थे कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, तो हम तुम्हें लेने नहीं आ सकते थे। बिकॉज एट थॉट इबो तुमसे बात कर सकता था ड्रीम में। तुम हमें नहीं बता सकते थे कि तुम कहाँ पे हो। तुम तब छोटे बच्चे थे, इसलिए तुम बड़े हुए बताने के लिए तो हम तुम्हें तुम्हारी लाइफ से यूं ही नहीं निकाल सकते थे, स्पेशली जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं था। जहान कहता है जिसने मुझे बड़ा किया वही मेरी मदर थी। अंकल कहते हैं हाँ, उसने अपने लिए न्यू हस्बैंड ढूंढा था। उसने भी उसका झूठ में साथ दिया। जब वो भाग रही थी तब कुछ क्लैन मेंबर जिंदा थे, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने उसे ढूंढा और उसे मार डाला। जब इबो तुम्हारे घर तक पहुँचा तब तक तुम्हारी मदर मर चुकी थी और उस आदमी ने तुम्हारे मदर का हार्ट बाहर निकाल दिया था। इबो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था, बट तुमने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो इसलिए वो तुम्हें साथ लेकर नहीं आया। तुम्हारी मदर के डेथ के बाद तुमने खुद को ही बंद कर दिया था, तो फिर वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया 13 ईयर के लिए। उसने फिर तुम्हें जंगल में देखा पेट्रोल करता हुआ। बार बार वो तुम्हें जंगल में देखता था। जब वो तुमसे बात करने के लिए तैयार हुआ तब तुमने उसे नहीं पहचाना, बट तुम्हारी बॉडी ने उसे पहचाना, जैसे कि एक्सेप्टेड था। जहान कहता है हाँ सच में, मैं 13 ईयर से उसे ढूंढ रहा था, प्रूव करने के लिए कि उसने मुझे बचाया है। जब मैं उसे फिर देखा, मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ था, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले। इबो के अंकल कहते हैं हाँ यह सच है, तुम यह सारी बातें रिमेम्बर नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम छोटे थे। हमने ढूंढा था कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारी मेमोरी ब्लॉक की थी। अब तुम जल्दी से ट्रांसफ़र होने वाले हो, इसलिए तुम्हें यह याद आ रहा है। वो तुम्हारे साथ ही है और उसने यह साइन देखा है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जहान पूरी तरह से शॉक होता है। जो बातें इबो के अंकल ने उसे बताई है, वो जल्दी से ट्रांसफ़र होने वाला है। क्या वो सच में वैम्पायर है क्या? जहान के लिए यह भयानक सच है उसके लाइफ का। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।